ओके, सो लास्ट टाइम हमने सारे जो आपके मोशंस थे वो देख लिए थे ऑलमोस्ट, है ना, काम काम के जितने भी थे। और जितने भी हमारे जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और जो तरीके हैं मोशंस, है ना, हाउस का किसी भी इम्पोर्टेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस वाला कोई मैटर है उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है ना। मोशन के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, मींस रेजोल्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है और रेजोल्यूशन और मोशन में क्या अंतर है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बिल, फिर उसमें भी स्पेशल टाइप्स ऑफ बिल देखेंगे, जैसे फाइनेंस बिल, मनी बिल, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स की राज्यसभा लोकसभा की क्या पावर से कोई वहां से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको शुरू करने से पहले ये रेजोल्यूशन का छोटा सा टॉपिक, क्योंकि मोशन हम कर चुके हैं तो हाउस में कई बार रेजोल्यूशन भी मूव होता है, इसको भी समझ लेते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है। तो जैसे आप नॉर्मल भी देखते हो रेजोल्यूशन का मतलब कि कोई आप जिस तरह का एक तरह से डिसीजन लेते हो, है ना, या कोई संकल्प लेते हो कि आई रिजॉल्व, राइट। तो हाउस में तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बट हाउस जैसे मोशन में हमारा क्या था कि कोई भी बात हाउस में कही जाती है तो वो बाय वे ऑफ मोशन कही जाती है। मोशन बताता है हाउस को कि हम क्या करने वाले हैं, वो उसकी तरह से भाषा है ना, मोशन के थ्रू ही कुछ भी होगा। अब रिजोल्यूशन फिर क्या है, तो रिजोल्यूशन भी एक तरीके के मोशन ही है, राइट। जब हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे तो आपको याद होगा हमने मोशन डिस्कस किया था सब्सटेंटिव, कि ऐसा मोशन जो क्या होता है, सब्सटेंटिव मोशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी, क्या होता है सब्सटेंटिव मोशन, किसको आप सब्सटेंटिव मोशन बोलोगे। जब हमने देखा था सब्सटेंटिव, सब्सिडियरी, सब्स्टिट्यूट, यही होता है सब्स्टिट्यूट, सॉरी सब्सटेंटिव। एक बार ध्यान से देखो कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। आप जो बोल रहे हो वो तो एंसिलरी मोशन हो गया, रेगुलर वाला। ऐसी गलतियां मेरी क्लास में करते हो तुम लोग, बताओ, इतना आसानी से बताने के बाद भी क्रिस्टल क्लियर फिल्टर करके बोर्ड पे, तो कैसे काम चलेगा ये बताओ। हाँ, ये तो एंसिलरी की परिभाषा हो गई। मैं बोल रहा हूँ सब्सटेंटिव, ठोस। सब्सटेंटिव की हिंदी क्या होती है, ठोस। कि सब्सटेंटिव बोलो, कुछ ठोस बोलो, ये इधर उधर की बातें मत करो। यू शुड हैव सब्सटेंस। सब्सटेंस मींस क्या होता है, पदार्थ होता है ना, सब्सटेंस जिसका वेट होता है, वजन होता है। फिर आप लिवाइन लगाते हो, वर्ड को तो पकड़ो पहले। मतलब सब्सटेंस, समथिंग सब्सटेंशियल शुड बी देयर, इसका मतलब क्या है, कुछ बात में वजन होना चाहिए। बात हवाबाजी वाली बात, पता है कि ये फालतू की बातें करता है। नथिंग सब्सटेंशियल इन हिज वर्ड्स। तो सब्सटेंटिव, और उसका मैंने क्या बताया था, देखो सब्सटेंटिव का इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है। ये सब सुनना चाहता हूं मैं, क्रिस्टल क्लियर मैं बोर्ड पे क्यों लिखता हूँ आपको, ताकि वो कीवर्ड तो आपको याद रहे, ऐसे थोड़ी लाइन लिखवा रहा हूँ। और क्या रिवीजन कर रहे हो फिर, देखो अपने आप सबके सब। और प्रीलिम्स का कल ही पेपर डिस्कस किया हमने, राइट। तो रिजोल्यूशन क्या है, आपका एक तरीके का ये क्या है, सब्सटेंटिव मोशन ही है। आप इसको सब्सटेंटिव मोशन के इक्वल रख सकते हो। दोनों सेम नहीं है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक इससे मिलती हैं, राइट। अब रिजोल्यूशन भी क्या है, ये भी एक तरीके की डिवाइस, एक तरीका है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन अ इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर। अटेंशन, अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन अ मैटर। तो आपको अटेंशन ड्रॉ करने की ये भी एक डिवाइस दी गई है, ठीक है ना, जिससे आपको जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, राइट। या आप देखते हो कि आप रेजोल्यूशन बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, मान लो राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट को हमें रिमूव करना है, तो क्या होगा, रेजोल्यूशन शुड पास इन और इनिशिएट इन राज्यसभा, है ना, आर्टिकल 249 बताया था। तो वहां पे रेजोल्यूशन मेंशन है, देखो वहां पे रेजोल्यूशन मेंशन है। तो रेजोल्यूशन मींस आप अगेन प्रस्ताव ला सकते हो, तो एक तरीके का ये भी एक मोशन ही होता है, बट सब्सटेंटिव मोशन होता है। तो अगर आपसे कोई यूपीएससी कल को पूछती है कि ऑल मोशंस आर रेजोल्यूशन, नो,
राइट। ऑल मोशन रिजोल्यूशन नहीं होते, बट ऑल रिजोल्यूशंस आर मोशन। क्यों? एक तरीके का सब्सटेंटिव मोशन है वो। तो क्वेश्चन, और एक और चीज खास क्या है कि हर रिजोल्यूशन पे वोट होना ही होना है। जब आप कोई फैसला ले रहे हो तो इसमें वोटिंग, मोशन में हो सकता है वोटिंग, हर मोशन में वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। जैसे कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया या कोई भी एक मोशन हो गया कि आपने जस्ट पास किया हाउस के अटेंशन टू इट, बट जरूरी नहीं उसमें वोटिंग हुई हो, बट रिजोल्यूशन में वोटिंग होती है। तो ये क्या है? सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो मान लो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ मोशन है, हमने बहुत सारे मोशन डिस्कस किए थे ना, टाइप्स ऑफ मोशन, राइट। ये हर तरीके के, बट उसमें कैटेगरी क्या थी आपकी? सब्सटेंटिव मोशन। तो ये क्या हो गया आपका? रिजोल्यूशन। तो आप देख सकते हो ऑल रिजोल्यूशंस आर मोशन बट ऑल मोशंस आर नॉट रिजोल्यूशन। मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ डायग्राम का? ये इसके अंदर है तो रिजोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली मोशन के अंदर ही आ गया, बट सारे मोशन क्या इसके अंदर हैं? नहीं। इस तरह का स्टेटमेंट भी आपको यूपीएससी दे सकती है कि ऑल मोशंस आर रिजोल्यूशन, फॉल्स, बट ऑल रिजोल्यूशंस आर मोशंस। ये सही है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो अगेन रिजोल्यूशंस है, बाकी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। रिजोल्यूशन भी टाइप्स के हो सकते हैं कि इसको लेके कौन आ रहा है, कौन मूव करवा रहा है। अगर मान लो कोई प्राइवेट मेंबर लेके आया, मैंने आपको बताया प्राइवेट मेंबर कौन होता है? ऐसा एमपी जो मिनिस्टर ना हो, ठीक है ना। तो हम टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन की बात करें, टाइप्स की, जैसे हमने टाइप्स ऑफ मोशन की बात की थी, ऐसी टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट रिजोल्यूशन, जैसे आप यहाँ देख रहे हो प्राइवेट मींस ये किसके द्वारा मूव किया जाएगा? प्राइवेट मेंबर। और प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो कि मिनिस्टर ना हो। तो मूव बाय प्राइवेट मेंबर, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मूव बाय प्राइवेट मेंबर। और प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो कि मिनिस्टर ना हो, एनी अदर एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है ना। उसके अलावा गवर्नमेंट रिजोल्यूशन या पब्लिक रिजोल्यूशन, पब्लिक पब्लिक रिजोल्यूशन का मतलब जो सरकार द्वारा, और ये कौन मूव करता है सरकार द्वारा? मिनिस्टर, मूव बाय मिनिस्टर, ठीक है ना। पब्लिक रिजोल्यूशन या मींस गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। और एक होता है आपका स्टैट्यूटरी मेंबर, सॉरी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन, जो कि अंडर अ स्टैट्यूट मूव किया जाए। स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन जो एज पर एनी लॉ मूव किया जाए, मींस स्टैट्यूट में मेंशन है, कानून में कहीं मेंशन है, सो क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी, राइट। तो ये मिनिस्टर भी इसको मूव कर सकते हो, प्राइवेट मेंबर भी मूव कर सकता है। वो क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कानून में दिया हुआ है, ठीक है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ एनी पार्लियामेंट्री एक्ट, ठीक है ना। पार्लियामेंट की मान लो किसी एक्ट में दिया है कि अगर ऐसा होगा तो मेंबर रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, या ये फैसला लेने के लिए रेजोल्यूशन पास होगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन, राइट। तो ये कोई भी कर सकता है, तो इसका कैटेगराइजेशन, ठीक है ना। तो जैसे स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन का एग्जांपल, जैसे ऑर्डिनेंस है, तो ऑर्डिनेंस को अप्रूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, है ना। ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, इमरजेंसी को रिवोक करना है मान लो आपको, तो संविधान में दिया हुआ है, संविधान क्या अपने में लॉ है, है ना, स्टैट्यूटरी है। तो इमरजेंसी को रद्द करना है मान लो, तो रिजोल्यूशन मूव करा जाएगा, या उसको अप्रूव करना है, रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड, है ना, ये सब चीज। तो जैसे मैंने कहा ना कि राज्यसभा को मान लो कोई चीज नई, हमें ऑल इंडिया सिविल सर्विस बनानी है, उसके लिए राज्यसभा में पहले क्या हो? रिजोल्यूशन पास होगा। राज्यसभा क्या करती है? अप्रूव करती है। या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो अभी रिजोल्यूशन कहाँ पास होगा? राज्यसभा में पहले होगा। तो रिजोल्यूशन हमारे संविधान में भी मेंशन है, ठीक है ना। तो ये वो वाले हैं, समझ में आ गया। तो ये था आपका रिजोल्यूशन। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बिल्स की, ठीक है ना। तो मेन अपने दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो आपके जो इंपॉर्टेंट थे कि क्वेश्चंस, कि कैसे पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है, राइट। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। तो हमने पहले क्या देखा? अभी अभी तक डिवाइसेस इन द पार्लियामेंट, डिवाइसेस क्या क्या है,
क्या क्या तरीके हैं, टूल्स क्या क्या हैं। अब हम देख रहे हैं प्रोसीडिंग कैसे होती है, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है आपकी, है ना, विधि वाली जो है, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना, कि कैसे पार्लियामेंट में काम होता है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि बिल कितने टाइप के हो सकते हैं ना, टाइप्स ऑफ बिल्स। तो टाइप्स ऑफ बिल की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट का एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम क्या है, पार्लियामेंट क्या है हमारा, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री। इसका मेन काम क्या है कि कानून बनाना। कानून बनता कैसे, पहले बिल आएगा, बिल पे डिबेट डिस्कशन चर्चा होगी, बिल जब सारी प्रक्रिया से होके गुजरेगा, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होके गुजरेगा दोनों हाउस से, फिर प्रेसिडेंट के द्वारा क्या करा जाएगा, इसको एसेंट दिया जाएगा, तब जाके क्या बनेगा, एक्ट बनेगा ना, तब जाके कानून की शेप लेगा, ठीक है ना। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, राइट। कहीं किसी भी इंडस्ट्री में आप देखते हो कि इनपुट हम देते हैं, आउटपुट आता है, बीच में क्या होती है, प्रोसेस होती है ना। तो उस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट निकलता है, रॉ मटेरियल आप डालते हो, फिर प्रोडक्ट में जो मशीन से आपकी प्रोसेस काम करती है, और फिर आपको फाइनल आउटपुट मिल जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही है कि इनका प्रोडक्ट क्या है, ये एक्ट, बट एक्ट बनेगा कैसे, उसकी एक प्रोसेस है, ठीक है ना। अब बिल भी कई तरीके के हो सकते हैं। बिल कैसे कैसे हैं आपके, सबसे पहले नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी तो ऐसा कोई भी बिल जो किसी भी सामान्य मुद्दे के लिए लाया गया है, ऐसा कोई भी बिल जो एक सामान्य तौर का कानून बनाना चाहता है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी बिल। अब ये ऑर्डिनरी बिल भी आपका कोई भी ला सकता है, तो उसको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी बिल, इसको प्राइवेट मेंबर अगर लेके आया तो उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल या प्राइवेट बिल, ठीक है ना। अगर इसको गवर्नमेंट लेके, मिनिस्टर लेके आए इसको, मिनिस्टर, तो ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बिल, पब्लिक बिल। तो यहाँ पे अगेन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बिल, ठीक है ना। तो इस ऑर्डिनरी बिल को भी कौन लेके आ रहा है, राइट। तो एक एमपी भी सजेस्ट कर सकता है, या सरकार, तो सरकार तो लाती है, बट एमपी भी ला सकते हैं, प्राइवेट एमपी, है ना। शशि थरूर ने प्रिस्क्राइब किया था पहले, और भी पास्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, प्राइवेट मेंबर बिल कितनी बार पास हुआ पहले, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चर्चा में रहती है ना। तो आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मान लो लास्ट टाइम शशि थरूर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो आप देख सकते हो बिल कोई लेके आ रहा है, कोई एमपी लेके आ रहा है, पास हो तो इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर के पास सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट किसके पास है, सरकार के पास। तो सरकार चाहेगी नहीं कि आप बिल पास कर पाओ, है ना। हाउस में लास्ट टाइम बताया था कि सरकार से आप उसका खेल नहीं छीन सकते हो, हाउस के अंदर किसकी चलेगी, सरकार की। तो सरकार के होते हुए आप किसी चीज को मनवा लो, इतना आसान नहीं है ना। तो इसके चांसेस कम होते हैं, हम देखेंगे आगे। फिर इसके अलावा आपके बिल होते हैं, अगर हम फाइनेंस की बात करें, तो फाइनेंस बिल जो पैसे से संबंधित होते हैं, फाइनेंस बिल। अब इसमें भी कैटेगरी होती है आपकी, मनी बिल, जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके आर्टिकल 110 में दिया हुआ है कि क्या क्या मनी बिल में आता है। इसका अलग से प्रोसीजर हम पढ़ेंगे, इस पे हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। फिर मनी बिल के अलावा भी फाइनेंस बिल होते हैं, जिनको हम फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 और 2 में लेके चलते हैं अपने समझने के लिए। तो अदर फाइनेंस बिल, जिसमें इसके अलावा होती है, अन्य लेन देन के बारे में ना, इसकी भी कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है ना, फाइनेंस बिल। उसके बाद हमने कई बार पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसका भी अपना एक प्रोसेस होता है। तो कुल मिला के आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये टाइप्स दिए जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है ना, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो सबका अपना एक तरीका है, सबकी अपनी प्रोसेस है, कुछ कंडीशंस वेरी होती हैं, और यही हमें एज ए स्टूडेंट जानना है। जब मनी बिल आएगा उसकी कंडीशन क्या है, फाइनेंस बिल 1 की कंडीशन क्या है, 2 कैसे अलग है, इसका क्या प्रोसीजर है, और वही हम पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है ना।
राइट। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आर्टिकल वाइज क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब बात करता है तो आर्टिकल 107, ये आर्टिकल आपको याद नहीं रखना, बट मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है ना, संविधान में हमारे क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल के तहत साफ साफ बोलता है कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल, कोई भी ऑर्डिनरी बिल प्लस कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, CAA बिल, ठीक है ना, ये दो तरीके के बिल, ठीक है ना, एक्सेप्ट मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, उसका उल्लेख उसने अलग आर्टिकल में किया है, ठीक है ना। इस आर्टिकल में क्या बोलता है कि एनी बिल मीन्स ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्सेप्ट मनी बिल एंड फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, जो हमने ये देखा ना कैटेगरी 1, इसको छोड़ के मीन्स इसको और इसको छोड़ के मीन्स ये भी शामिल हो गया आपका इसमें, राइट। तो इसमें आप ये भी कर सकते हो फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, सॉरी, ठीक है ना। ये तीन तरीके के बिल, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैटेगरी नहीं बनाता, ये हमने बनाई है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर से इसको ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी ये नहीं बोलता कि फाइनेंस बिल ABCD, तो हम लोगों ने अपने अंडरस्टैंडिंग, वो सिंपल होता है फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल में भी ऐसा फाइनेंस बिल, ऐसा फाइनेंस बिल, राइट, उसके टाइप्स, बट हम कंफ्यूज ना हो तो बुक्स वगैरह में क्या कर देते हैं, उसको बोल देते हैं फाइनेंस बिल कैटेगरी A या 1, कैटेगरी B या 2, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खाली क्या बोलता है सबको, फाइनेंस बिल, वो एक ही टाइटल के अंडर रखता है सबको, ठीक है ना। हाँ, मनी बिल को अलग से बोल देता है कि ऐसे बिल को मनी बिल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चाहिए, यही क्लैरिटी चाहिए हमें पढ़ते समय। तो ये बोलता है कि आर्टिकल जो 107 है कि आपका चाहे ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो, चाहे फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, हम देखेंगे फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 में आगे क्या आता है, ठीक है ना, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है ना, राइट। तो कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोकसभा में ही आएगा या राज्यसभा में, आप इन बिल को कहीं पे भी ला सकते हो, राइट। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है ये आर्टिकल, बिल को आप तभी पास मानोगे, बिल विल बी पास्ड, बिल विल बी पास्ड व्हेन इट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस, बोथ हाउसेस, राइट। तभी बिल को पास माना जाएगा। बिल आपका तब तक पास नहीं होगा तब दोनों हाउस उसको पास नहीं कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, इन द केस ऑफ प्रोरोगेशन, in the case of prorogation bill will not lapse, bill will not lapse और bill is safe। अब प्रोरोगेशन क्या होता है, सेशन का एंड होना, इसलिए बिल सेफ है, ठीक है ना। बिल को और मान लो इस सेशन में, मान लो बजट सेशन में हम बिल लेके आए, लेकिन हम बजट सेशन में पास नहीं करा पाए, हम अगले सेशन में करा लेंगे, तो बिल सेफ है। बिल लैप्स कब होगा, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, ठीक है ना, लोकसभा का यार टाइम खत्म हो जाए, ठीक है ना, बट सेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा क्या पॉइंट बोलता है उसको लिखने से पहले आप मान लीजिए ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, और हम बोल रहे हैं कि बिल पास होने के लिए दोनों हाउस पास करेंगे, लेकिन मान लो कोई बिल यहां पर आया और यहीं पे पेंडिंग है, अभी मान लो इंट्रोड्यूस यहाँ हुआ, ठीक है, और पेंडिंग अभी राज्यसभा के पास है, अभी इसके पास गया ही नहीं है बिल, और उस दौरान मान लो ये डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा,
बिल लैप्स होगा या बचा रहेगा? सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ आया ही नहीं, जो इसके पास आया नहीं तो लैप्स क्यों होगा, तो वहां पे सेफ है ना उसके पास। इसके पास जो चीज होगी ये उसको लेके जाएगी, उसके पास नहीं तो लेके क्या जाएगी। सिंपल सा आपको दिमाग में क्या रखना है कि लोकसभा के पास जो चीज होती है वो अपने साथ लेके जाती है, ठीक है ना। जब लोकसभा जाएगी मीन्स इसका टाइम खत्म होगा, ये डिसॉल्व होगी, तो ये सब इसके संग चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी इसके पास है ही नहीं, बिल किसके पास है? इसके पास। और ये क्या है? परमानेंट हाउस, इसके पास क्या है? सेफ। तो जब बिल के बारे में कोई क्वेश्चन आता है कि बिल लैप्स होगा या नहीं होगा, कि पिछले केस में तो क्या था कि लोकसभा भी गई, कहाँ लोकसभा बैठी हुई है वहां पे, तो इसलिए लैप्स नहीं हुआ। बट यहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, राइट। जब डिसॉल्व हो गई बट यहाँ पे लोकसभा के पास बिल है नहीं, और बिल यहाँ पे आता और बिल यहाँ पेंडिंग होता, तब वो ले आती अपने साथ, क्योंकि नहीं आएगी नहीं, आप अपनी तरीके से बिल लेके आएगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा यही समझ लेते हैं, ऐसा मान लो हो कि बिल मान लो यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे इसने पास किया, इसके बाद इधर गया, इसने भी पास कर दिया, और यहाँ से किसके पास गया? प्रेसिडेंट की टेबल के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट की टेबल पे पहुंच गया। और अब प्रेसिडेंट ने साइन भले ही ना किया हो, लेकिन टेबल पे यहाँ पे पड़ा हुआ है वो, और अब लोकसभा डिसॉल्व होगी, तब क्या होगा? तब भी सेफ है। क्यों? अब यहाँ पर है वो, इसने अपना काम कर दिया, ठीक है ना, तो अभी सेफ। तो मीन्स आपको दिमाग लगाना, रटना कुछ नहीं है कि बिल किसके पास है। अच्छा, ऐसा भी एक केस हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा बिल यहाँ आया, इंट्रोड्यूस हुआ, और यहाँ क्या है? पेंडिंग है बिल, ठीक है ना, और अभी यहाँ नहीं गया, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई इतने में, तब क्या होगा? बिल का बिल लैप्स होगा। क्यों? अपने साथ वो लेके जाएगी, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, इस वाले केस में एक चीज है, मान लो बिल अभी साइन नहीं हुआ, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट ज्वाइन नहीं, ये ऑटोमेटिक लैप्स नहीं होगा। एक चीज आता है ऑटोमेटिक, नई लोकसभा मान लो आती है, तो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है इस बिल को वापस भेज दो, या इसको साइन मत करना, इतना वो कर सकती है, ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होगा, तो इसके पास नहीं है। तो ये, लेकिन नई लोकसभा अगर आती है तो रिक्वेस्ट कर सकती है प्रेसिडेंट से कि प्रेसिडेंट उस बिल को जो आपके पास पड़ा हुआ है साइन मत करो, या प्रेसिडेंट समझदार होंगे तो जल्दबाजी में साइन नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई नई लोकसभा को आने दो, क्या पता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मुझसे बोले क्यों कर दिया आपने साइन, तो वो रख के बैठ सकते हैं अपने पास। अपनी पॉकेट वीडियो हमने डिस्कस की थी, यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्लस नई लोकसभा का ओपिनियन के लिए भी वेट कर सकते हैं कि चलो नई लोकसभा क्या कहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लैप्स नहीं हुआ, तो आपको देखना स्टेटमेंट कैसा है, लेकिन बिल सेफ है। तो ये बोल सकती है नई लोकसभा जब आएगी, पुरानी वाली गई, नई आई, वो क्या बोलेगी? प्रेसिडेंट इसको वापस भेज दो, ठीक है ना, या इसको रिजेक्ट कर दो, कि हम अब नया बिल लेके आएंगे अपने हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है नई लोकसभा क्या कहती है। बात समझ में आ गई? तो यही चीज इस आर्टिकल में बोली है। नेक्स्ट क्या है कि अगर बिल राज्यसभा में है, इफ बिल इज विद राज्यसभा, मैं आपको सिंपल भाषा बता रहा हूं, राइट, इफ बिल इज विद राज्यसभा एंड नॉट सेंट टू लोकसभा, कॉमा, एंड लोकसभा dissolves and Lok Sabha dissolves, bill is safe। तो लोकसभा का इससे कोई मतलब है ही नहीं, तो वो किसके पास पड़ा हुआ है? राज्यसभा के पास, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल ने क्लियर कर रखा है, बाकी जो कंडीशंस हैं वो आपके ऑप्शंस में, ठीक है ना। अच्छा, एक और केस हमारा भी बचता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि राज्यसभा में आया और राज्यसभा का पेंडिंग है, उस बीच लोकसभा डिसॉल्व होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, या राज्यसभा से आया, लोकसभा से आया, लोकसभा ने पास कर दिया, फिर प्रेसिडेंट के पास चला गया, तब भी सेफ है। अब एक और केस क्या बनता है आपका? हाँ, इसके पास है तो अपने साथ ले जाएगी। एक केस ये भी बनता है कि ये आपकी फिर से राज्यसभा, ये लोकसभा, बिल आया, इसने बिल पास किया, बिल किसके पास गया? इसके पास गया, यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पर बिल पेंडिंग है, अभी राज्यसभा ने पास नहीं किया, बिल यहाँ पेंडिंग है, और अब मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब क्या होगा? अब सेफ नहीं रहेगा। यहाँ ये ट्विस्ट है, क्यों अब सेफ क्यों नहीं रहेगा? लाया कौन था? लोकसभा लाई थी,
तो जब नई लोकसभा आई वो अपने हिसाब से फिर लाएंगे, ये हमेशा याद रखो। तो ये दिमाग लगाने वाली चीज है कि पहले बिल कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, इसी मैंने एरो बनाया हुआ है आपके लिए ना। लेकिन अभी बिल कहाँ आया है, लोकसभा, और लोकसभा बिल अपने हिसाब से कौन लाता जाता है, सरकार लाती है। अब सरकार ही चली गई, अब नई सरकार मान लो बनती है तो वो अपने तरीके से लाएगी ना फिर से। इसलिए तो ये याद रखना है कि बिल आ कहाँ रहा है, और अगर यहाँ आ रहा है और यही पेंडिंग है कोई बात ही नहीं, फिर तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आया यहाँ पर है लोकसभा में, यहाँ से वहां गया है और बाद में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो जो नई लोकसभा आएगी वो बोलेगी मैं पिछले वाले का क्यों मानूं बिल, हम तो दोबारा डिबेट करेंगे। तो इसलिए वो लैप्स हो जाए, क्योंकि ये गई तो वो ओरिजिन इससे हुआ था, ये अपने साथ क्यों लेके जा रही है कि ओरिजिन इससे हुआ था, है ना ये चीज। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद ये पेंडिंग ना हो और ये यहां से कहां चला जाए, प्रेसिडेंट के पास उसी टेबल पे, तो ये सेफ हो जाएगा। क्यों, दोनों हाउस ने इसको पास कर दिया, तो ऑलरेडी इतना टाइम गया तो अब इसको वेस्ट नहीं करना, प्रेसिडेंट के ऊपर है फिर से, राइट। एक और कंडीशन क्या बनती है, अगर मान लीजिए कोई बिल कहीं पे भी आया हो, चाहे राज्यसभा में आया हो चाहे लोकसभा में आया हो, ठीक है ना, मान लो कोई भी एक हाउस पास नहीं कर रहा, मान लो इसमें आया तो लोकसभा पास नहीं कर रही, तो दोनों में क्या हो गया, डेड लॉक हो गया, मान लो दोनों में हो गया डेड लॉक, मीन्स 6 महीने तक, 6 मंथ तक किसी भी हाउस ने पास नहीं किया, ठीक है, या लोकसभा या राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, जब हम आर्टिकल में पढ़ेंगे तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, नोटिस जारी कर दिया। प्रेसिडेंट ने मान लो बोला कि भाई तुम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो अब ज्वाइंट सिटिंग में डिसाइड फैसला होगा, है ना, अलग अलग फैसला नहीं ले पा रहे हो तो डिसएग्रीमेंट डेडलॉक हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डेडलॉक तोड़ने की व्यवस्था भी है, ठीक है ना। तो उसको वो क्या है, प्रेसिडेंट की पावर, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अच्छा ये होता कब है, प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लो सरकार ने लोकसभा में बहुमत है सरकार का, यहाँ पास करा लिया, लेकिन सरकार राज्यसभा में पास नहीं करवा पा रही है, राइट। तो सरकार क्या करेगी, प्रेसिडेंट को बोलेगी एक काम करो आप ज्वाइंट सिटिंग बुलाओ, राइट, क्योंकि 6 महीने हो गए राज्यसभा काम नहीं कर रही है और बिल पास करना जरूरी है। तो अगर ये क्या कहते हैं, नोटिस प्रेसिडेंट ने जारी कर दिया, किसका, ज्वाइंट सिटिंग का, और नोटिस जारी करने के बाद, नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद अगर ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब भी क्या होगा, बिल सेफ होगा। ये बॉल किसके कोर्ट में है, प्रेसिडेंट के कोर्ट में है। प्रेसिडेंट ने क्या कर लिया, ज्वाइंट सिटिंग कर ली, तो अब जो डिसीजन होगा वो नई लोकसभा जब बैठेगी तो ज्वाइंट सिटिंग में हो जाएगा, बिल अब वापस नहीं जाएगा फिर से, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर नोटिस जारी नहीं करता तो लैप्स हो जाता, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो नोटिस, तो प्रेसिडेंट का जहां रोल आ गया तो वहां बिल सेफ है। आपको एक सिंपल रूल रखना है, जनरल रूल, कि प्रेसिडेंट के पास है तो सेफ है, लोकसभा के पास पहुंचा ही नहीं है, राज्यसभा में आया राज्यसभा के पास ही है तो सेफ है वो। हाँ, अगर लोकसभा में आया और लोकसभा से पास होकर राज्यसभा पेंडिंग है तो भी जाएगा वो, और लोकसभा के पास है तो भी जाएगा वो। ऊपर आगे जो भी चीज लोकसभा से लिंक है ना, चाहे लोकसभा में बिल आया हो या लोकसभा द्वारा शुरू किया गया हो या लोकसभा के पास, दोनों केस में क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हुई है और आपको एज ए स्टूडेंट यही याद रखना है, ठीक है ना। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, दोनों हाउस सामने रखें जैसे मैंने रखा हुआ है, देखना है बिल आया कहां पर है, अभी कहां पर है वो, और उस दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो ये सेफ है, अगर इधर है तो चला जाएगा। आया यहाँ पर है, यहाँ से पास होके इधर चला गया, तब भी आया यहाँ पर था, लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ था, तो आपको लोकसभा का से उसका संबंध क्या है, क्या ओरिजिनेट हुआ है या उसके पास है, दोनों केस में क्या होगा, लैप्स। अगर हाँ इधर आ चुका है प्रेसिडेंट के पास तो सेफ है। बस आपको सिंपल रूल ये याद रखना है, ठीक है ना। तो यही चीज इस आर्टिकल में बोल रखी है, राइट। जो लास्ट पॉइंट था कि बिल पेंडिंग और पास बाय लोकसभा, इस वाले में जो लास्ट पॉइंट है, इफ ए बिल पेंडिंग और पास्ड, दोनों ही केस में, ठीक है ना, बाय लोकसभा, ठीक है ना। अगर पेंडिंग है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो लोकसभा के साथ लेके जाएगी। अगर कोई चीज मेरे ही पास है फिर तो मैं लेके जाऊंगा, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैंने पास कर दिया और कहाँ पहुंच गया, राज्यसभा में, ठीक है ना।
तो पास वाले केस में पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा देन सच बिल shall lapse on Lok Sabha dissolution। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है, कहाँ पे ध्यान देना है, उस चीज पे आपको बस एक ध्यान से सोचना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, तो था आपका 107। तो ये सारी चीजें हमने किसके तहत पढ़ी? 107। ये बात करता है आपके ऑर्डिनरी बिल सीए और इसकी। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, 108। ये आपको याद रखना है, ये जो आर्टिकल है ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर बाई चांस क्वेश्चन आया या कहीं स्टेट पीस फैक्चुअल, तो ये किसके लिए है? जॉइंट सिटिंग के लिए। जो हमने आपको एग्जांपल दिया है, मैंने जॉइंट सिटिंग। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको जस्ट एक केस बता रहा था कि ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। अब इसके बारे में उसने फर्दर डिटेल में बताया है, राइट। ऑलरेडी हालांकि मैंने आपको समझा दी ये चीज, बट ये इस आर्टिकल में दे रखी है। तो क्या है इसमें कि पहली चीज, जॉइंट सिटिंग की नौबत कब आएगी, कब हमें दोनों हाउस को एक साथ बिठाना होगा। नॉर्मली क्या है, हर हाउस बिल को सेपरेटली पास करेगा, राज्यसभा अपना काम करेगी, लोकसभा अपना काम करेगी। लेकिन ऐसी भी कोई कंडीशन आ सकती है जब कोई एक हाउस दूसरे की बात नहीं मान रहा हो, है ना, या काम नहीं कर रहा हो, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, ये सॉल्यूशन दिया है। ठीक है ना। अब इसमें है क्या कि आपका क्या क्या कंडीशन है कि इफ, कब कब इसकी जरूरत पड़ेगी, इफ ए बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। मान लीजिए एक हाउस ने मेहनत से बिल इंट्रोड्यूस किया, पास किया, दूसरे हाउस ने क्या किया, फेंक दिया उठा के, नहीं करना पास। ऑब्वियस सी बात है, दूसरे हाउस से ईगो हर्ट होगा, राइट। या दूसरा हाउस बोलेगा भाई हम भी बराबर है, ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया, या तो आप अमेंडमेंट सजेस्ट करो, राइट, वो हम देखेंगे आगे। तो रिजेक्ट ही कर दे सीधे, नहीं करना। या कुछ प्रोविजंस को लेके दोनों में मतभेद हो जाए। मान लो बिल ठीक है, लेकिन मान लो अपोजिशन बोला इसमें ये लाइन हटा दो, सगा बोला नहीं हटेगी, या बोला कि इसमें ये संशोधन करो, ये अमेंडमेंट करो, लेकिन सरकार बोली नहीं होगी, या विपक्ष बिल लेके आया है और वो कह रहा, सरकार बोली इसमें ये बदलाव लाओ, तो विपक्ष नहीं होगा। तो कुल मिला के क्या है, डेडलॉक ओवर अ प्रोविजन। कि ना किसी प्रावधान को लेके उनके बीच में क्या है, मतभेद, और दोनों ही अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं, राइट। कोई अपनी पोजीशन से पीछे हटना नहीं चाह रहा है कि नहीं नहीं ऐसे ही पास होगा, जो हो गया, दूसरा वगैरह नहीं करने देंगे पास। या फिर जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे लिखा है यहाँ पे कि 6 महीने तक कोई एक्शन ही ना ले, नो एक्शन फॉर 6 मंथ। अदर हाउस जिसके पास बिल पेंडिंग है, अदर हाउस टेक्स नो एक्शन, कुछ ना करे, ना हाँ करे ना करे, टेक्स नो एक्शन फॉर 6 मंथ। ठीक है ना। तो इसका मतलब हाउस को आपके बिल में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना हाउस हाँ कर रहा है ना कर रहा है, ना ही हाउस ये बोल रहा है इसमें ये कमी है वो कमी, तो आगे हाउस को उस बिल से मतलब ही नहीं है। तो ऐसे तीनों केसेस में आप क्या करोगे, ऑप्शन क्या है, जॉइंट सिटिंग का। कि अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि आपको नोटिफाई कर देगा कि ठीक है भाई अब तुम दोनों मिलके अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, लेट्स सिट टुगेदर। तो फिर जॉइंट सिटिंग के लिए वो क्या करेंगे, नोटिफाई। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये 6 मंथ है, ये कौन से मंथ होते हैं, ये 6 मंथ होते हैं वर्किंग डेज वाले, उसमें छुट्टियां काउंट नहीं होती बीच में। आपको पता है ये सेशन 2-2 महीने के होते हैं। तो अगर मान लो आपके सेशंस और बीच में तो गैप आता ही आता है, मानसून और बजट और मानसून और विंटर, तो जो आपके वर्किंग डेज हैं उसको काउंट करते हैं इसमें,
राइट। हाँ ये यूपीएससी नहीं पूछा बट आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, राइट। कि जो इनके वर्किंग डेज होते हैं वो काउंट होते हैं, राइट। ठीक है ना, ब्रेक काउंट नहीं होगा। अगर एक आध दिन का ब्रेक है वो काउंट हो जाएगा, ऐसे मान लो एक आध दिन बीच में कोई आ गया ब्रेक। बट हाँ अगर मान लो 15 दिन का गैप आ गया, जैसे मान लो बजट में क्या होता है, हाउस ब्रेक लेता है ना, फरवरी में बजट आता है, फिर कमेटियां उसको पढ़ती हैं, फिर ब्रेक आता है, उसके बाद हाउस दोबारा रीअसेंबल होता है, तो वो काउंट हो जाएगा। या बीच में कोई सेशन ही नहीं है मान लो, तो वो नहीं। तो 6 मंथ क्या वर्किंग वाले, वर्किंग में ही तो डिस्कस करोगे ना, बिल्कुल छुट्टियों में कौन डिस्कस करने आ रहा है, छुट्टियों तो कोई नहीं करेगा, तो कॉमन सेंस भी है, राइट। अब क्या है प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट क्राइटेरिया देखते हैं, सिंपल सिंपल। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट में, ये कंपलसरी नहीं है, ये में है, प्रेसिडेंट के अपने ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और प्रेसिडेंट आपको पता है अपने कहने पे काम नहीं करता, किसके कहने पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सरकार को लगा कि हमारा बिल पास नहीं हो रहा तो सरकार ये रास्ता यूज कर सकती है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट में नोटिफाई, तो यहाँ पे नोटिफाई करेगा, ये याद रखना है आपको, नोटिस जारी करेगा, ठीक है ना, इसके लिए जॉइंट सिटिंग के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या कंडीशन है कि अगर एक बार नोटिफाइड हो गया तो इसमें कंडीशन याद रखना, हालांकि यहाँ से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, अगर कल को यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना चाहे तो ये अभी भी क्या है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। तो मनी बिल के ऊपर खूब घुमा हुआ क्वेश्चन पूछा है, फाइनेंस बिल के ऊपर खूब घुमा के क्वेश्चन, लेकिन जॉइंट सिटिंग पे अभी घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट अगर नोटिफाई करता है तो क्या होगा, नाइदर हाउस shall further proceed with the bill, shall further proceed with the bill। इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई किया, मान लो बिल पे असहमति थी, डेडलॉक था, तो आप जिस समय प्रेसिडेंट नोटिफाई किया उसके बाद बिल में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। जिन प्रोविजंस को लेके मतभेद थे, ऐसा नहीं कि मान लो प्रेसिडेंट ने बोला कि मैंने नोटिफाई कर दिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं जो समझने के लिए, कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने क्या कहा, जॉइंट सिटिंग के लिए अलाउ कर दिया, और मान लो गवर्नमेंट को वो बिल पास कराना है, और उसे गवर्नमेंट बताया अब तो बिल मेजोरिटी में हम पास करा लेंगे, क्यों, जॉइंट सिटिंग में क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है ना। उस समय जितने लोग आए होंगे राज्यसभा लोकसभा के मिला के, उसकी जो मेजोरिटी होगी वो कर लेगी। और सरकार को पता है कि हम थोड़े नंबर से रह रहे थे कहाँ पे, राज्यसभा में, कि उस नंबर को कंपनसेट कर लेगी, हमारे पास क्या लोकसभा में अच्छी खासी सीट है, तो दोनों मिला के हम क्या ऊपर निकल जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। अब सरकार मान लो क्या करे, चालाकी से ऐसे कुछ प्रोविजन भी ऐड कर दे जो पहले नहीं थे, मान लो सबको क्या लग रहा है, गोल्डन चांस, वे अब तो जॉइंट सिटिंग में पास कर लेंगे, तो पहले तो मान लो उन्होंने वो पॉइंट इसलिए नहीं रखा कि राज्यसभा तैयार नहीं होगी, अब ये सुनहरा मौका है, वो चीज भी करवा लो जो पहले नहीं हो रही थी मान लो। तो अब नहीं, जो ओरिजिनली उस बिल में था, जिसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिसको लेके डेडलॉक था, वही डिस्कस होगा, उसी पे ही बिल पास होगा। अगर आपने ऐसा नहीं कि कुछ नया चेंज नहीं दिखा है, साफ साफ नाइदर हाउस शैल फर्दर प्रोसीड विद द बिल, ऐसे अपोजिशन के लिए भी है। अपोजिशन को लगा नहीं हमारे पास नंबर है और जॉइंट सिटिंग में हम पास ही नहीं होने देंगे, कि हम ये चीज पास करवा लेंगे, तो वो भी कुछ बदलाव नहीं लाएंगे, तो जो होना है वो पहले होगा, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक और, हाँ नेक्स्ट क्या है, ये सुन लो, इसे याद नहीं रखना है उतना। इसमें इसी का एक एक्सेप्शन दे रखा है, मान लो जॉइंट सिटिंग हुई और कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है देश में कि जिससे ये नेसेसरी हो जाए कि आपको उस बिल में कुछ बदलाव करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब सब सिचुएशन ऐसी आ गई, मान लो जिसमें आप बिल बना रहे थे सिचुएशन नॉर्मल थी, मान लो आपने कोई कोविड के लिए बिल बनाया, या आपने कोई भी मान लो अभी क्राइसिस चल रही है इकोनॉमिक्स में, मान लो है ना, ईरान वॉर चल रहा है, तो आपको लगा है वॉर खत्म हो जाएगा, तो अभी के हिसाब से हम ये करते हैं। बट जब तक डेडलॉक हो गया, जॉइंट सिटिंग आई, उस 2-3 महीने में क्या हुआ, मान लो सिचुएशन और खराब हो गई, तो आपको लगा नहीं अब बिल में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, तब आप ऐसे बदलाव ला सकते हो, लेकिन उसमें भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा, ठीक है ना। तो ये हालांकि इतना डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, हाँ जॉइंट सिटिंग ये हमने पहले ही पढ़ा था, जॉइंट सिटिंग इज
प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर, प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर। तो ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये मैंने पहले भी आपको समझाया है। राइट, तो ये हो गया इस आर्टिकल के अंदर। बाकी जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद भी ज्वाइंट सिटिंग क्या होगी, प्रोसीड हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, नोटिफाई पहले ही कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, ज्वाइंट सिटिंग नई लोकसभा की संग होगी फिर, ठीक है ना। अब एक चीज नोट करके लिख लो जो इस आर्टिकल के अलावा है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके, बट क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग की बात चल रही है इसी कंटेक्स्ट में, नो joint sitting can be prescribed for constitution amendment bill। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर डेडलॉक है तो वहां पे ज्वाइंट सिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, वो अलग ही अलग पास करना होगा, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग, इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं चलेगी। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये आर्टिकल 360 दे रखा है, राइट, वहां पे चेंज करके, तो इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। संविधान संशोधन अलग अलग ही क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। इसमें डेडलॉक अगर होता है तो संविधान संशोधन नहीं होगा, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना भाई। आगे हम मनी बिल पढ़ेंगे तो मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग वैसी होती पड़ती है, ठीक है ना, तो वहां पे लोकसभा का क्या होता है, अपर हैंड होता है, ठीक है ना। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सिंपल सिंपल, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखना है, यही आपके सीधे सीधे क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन, इनको आप रिवीजन कर लो, सिंपल है बिल्कुल, राइट। तो टू द पॉइंट हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं इसी में आप देखो साथ साथ आर्टिकल लिखता जा रहा हूँ, एज पर आर्टिकल, राइट, कि कोई भी चीज अभी तक हम आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आएगा आपका, तो ये तो प्रोसीजर किसका था, आपके ऑर्डिनरी बिल का, राइट। ऑर्डिनरी बिल कहीं भी आ सकता है, किसी भी हाउस में आ सकता है, और उसकी लैप्स वाली कंडीशन अभी मैं आपको प्रोसीडिंग बताऊंगा कैसे होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर रिलेटेड टू द मनी बिल। तो नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 109। और देखो कॉन्स्टिट्यूशन कितना सीक्वेंस से चलता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बता रहा है कि मनी बिल कैसे पास होता है, मनी बिल का प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना। तो मनी बिल का क्या है प्रोसीजर, तो पहले तो ये टाइटल, ये भी आर्टिकल आपको याद रखना है, ये किससे संबंधित है, प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल, प्रोसीजर रिलेटेड टू द मनी बिल, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट मनी बिल, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहली कंडीशन क्या है इसकी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मनी बिल shall introduced only in Lok Sabha, राइट। तो वहां पे लाइन है कि शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस राज्यसभा, तो उसका अपोजिट क्या हुआ, लोकसभा, राइट, ये मतलब सिंपल। तो ये क्लियर कट वहां पे लिखा हुआ है कि मनी बिल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कहां आएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोकसभा का अपर हैंड हो गया, ठीक है ना, कि मनी बिल को लेके किसकी पावर है, आपकी लोकसभा की, राइट। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, कि आ रहा है लोकसभा में, तो मनी बिल, अब मैं आपको प्रोसेस सिंपल बता रहा हूं, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा ने पास किया, पास्ड बाय लोकसभा, यहां से ये कहां गया,
राज्यसभा में। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ ध्यान से समझना कि यहाँ पे राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन है। राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन है। राज्यसभा कैन सजेस्ट रिकमेंडेशन। एक चीज याद, राज्यसभा इसको अमेंड नहीं कर सकती है, राज्यसभा सिर्फ सलाह दे सकती है। राज्यसभा में सजेस्ट रिकमेंडेशंस कि इसमें कुछ संशोधन या बदलाव करने चाहिए, रिकमेंड कर सकती है, सजेस्ट रिकमेंडेशंस, ठीक है ना, राइट। तो एक तो आपका ये चीज है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है राज्यसभा के पास, रिकमेंड सजेस्ट कर दे, या और पास द बिल, ठीक है आपने जो भी बिल बनाया है बहुत बढ़िया, पास कर देते हैं हम सिंपल, हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या नो एक्शन फॉर 14 डेज। तो जनरली हमने डेडलॉक में उसने देखा था कि 6 महीने तक अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तब ज्वाइन देंगे। यहाँ पर 14 डेज तक अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, मान लो आपने पहले तो बोला कि बिल में ये चेंजेस लाओ भाई, हमारा ये सुझाव है, एक तो ये ऑप्शन है उनके पास। दूसरा, अगर वो बिल को पास कर दे कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, ठीक है ना। रिजेक्ट करेंगे तो अभी मान के हम क्या चलेंगे, तुमने पास कर दिया, ठीक है ना। या फिर कोई एक्शन ही ना ले, नो एक्शन फॉर 14 डेज। तो अगर आपने 14 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया तो उस केस में क्या माना जाएगा, बिल इज पास्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास कर दिया, ओके। अगर नो एक्शन फॉर 14 डेज हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, as deemed to be pass, deemed to be pass, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया 14 दिन तक तो अब ये मान के चलेंगे, राइट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये बिल पास है, राइट, आपकी ना में ही हाँ है, ठीक है ना। अच्छा, इस पे आते हैं, अगर मानो रिकमेंडेशन सजेस्ट की है, अच्छा रिजेक्ट भी किया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम पास ही मानेंगे। रिकमेंडेशन अगर दी है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से रिकमेंडेशन दी, किसको दी, लोकसभा को दी, फिर से लोकसभा के पास आएगा, ठीक है। तो जिस हाउस ने बिल बनाया है या जिस हाउस में उसी के ऊपर है वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे ना करे। ऐसे जब आगे हम देखेंगे ऑर्डिनरी में कि डेडलॉक होगा अमेंडमेंट को लेके, तो ये कोई से बदलाव लाएंगे तो बदलाव फिर से ओरिजिनल हाउस अप्रूव करे ना करे, तो बिल कौन लाया था, वो लाया था। तो अगर वो बोलता है कि नहीं इसमें ये पॉइंट चेंज कर दो तो करना उसी को ही है, आप करोगे मानना उसी को पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे रिकमेंडेशन दी तो अब लोकसभा के ऊपर है कि आपकी रिकमेंडेशन माने ना माने, राइट। तो यहाँ पे दोनों केस में क्या है, अगर लोकसभा एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करती कोई बात ही नहीं है फिर तो, ठीक है, आपने सलाह दी हमने मान ली। एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे, दोनों ही केस में क्या है, बिल विल बी पास्ड, बिल इज पास्ड। और उसके बाद ये कहा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और ऐसे ये सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है ना। मनी बिल की तो आप देखते हो मनी बिल की केस में राज्यसभा के पास उतनी पावर नहीं है, राज्यसभा जस्ट एक क्या है, रिकमेंडिंग बॉडी, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन डिले कर सकती है, 14 डेज, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको सिंपल प्रोसीजर, दोबारा बता देता हूं। इसी पे घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है, मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में ये नहीं आ सकता। दूसरा, मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, लोकसभा ने उसको पास किया, पास होने के बाद ये राज्यसभा में गया, राज्यसभा इसको डिस्कस कर सकती है, इसमें सुझाव दे सकती है, ठीक है, या सीधे पास कर दे, राइट, या कुछ एक्शन ना ले 14 डेज के लिए, सजेस्ट करेगी, अगेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोकसभा के ऊपर कि आपकी बात माने या ना माने। मान ली तो कोई बात ही नहीं है, नहीं भी मानी तो अभी बिल क्या होगा, पास होगा। दोबारा यहाँ पे फिर से नहीं आएगा कि फिर से ये अप्रूव करें, ये बार गेम नहीं चलेगा आपस में ना, तो डेडलॉक यहाँ पे होता ही नहीं, आप यहाँ फंसा ही नहीं सकते। वहां पे आप 6 महीने लटकाओगे तो प्रेसिडेंट में नोटिफाई नॉर्मल केस में, यहाँ पे लटकाने के बाद वो पास ही मान लिया जाएगा, लटका लो, और वही 14 डेज। अच्छा यहाँ पे आप देखो 14 डेज का टाइम क्यों कर रखा है वहां पे,
60 डेज का रखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि बात है मनी बिल की। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो समझ थोड़ी कि देश टंगा रहेगा तुम्हारी वजह से। भाई हमें तो कंट्री चलानी ना, और कंट्री चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। इसलिए वो किसमें आता है? लोकसभा की। सरकार किसकी वजह से पावर में रहती है? लोकसभा, है ना। तो मनी बिल में क्या है? पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे हम सब चीज देखेंगे, बट मैं आपको एक ओवरव्यू, एक ब्रॉड पिक्चर बता रहा हूँ। घर आपको चलाना है और आप परमिशन की वजह से बैठे हुए हो, तो खर्चे कैसे चलेंगे? देश कैसे चलेगा? और बिना पैसे तो चलनी नहीं है कोई भी चीज, राइट। तो आप मान लो अप्रूव नहीं कर रहे हो, तो क्या हम हाथ पे तक के बैठे रहे? इसलिए वहां पे सिर्फ 14 दिन का है। आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। द शो मस्ट गो ऑन। संविधान में क्या है? क्योंकि वो चीज कोई सरकार चुन के आई है। लोकसभा में सरकार को पब्लिक के सामने फिर से क्या जाना है? 5 साल बाद खड़े होना है ना। पब्लिक किसको गाली देगी? सरकार को देगी। राज्यसभा को थोड़ी गाली मिलेगी। फिर क्योंकि लोकसभा में क्या है? सरकार अकाउंटेबल है, सरकार कोई चीज करनी, इसलिए वो देखो सारी चीजों ने डिजाइन की है, ठीक है ना। इसलिए ये सब चीजें नॉर्मल बिल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो इस साल नहीं तो अगले साल पास हो जाएगा। लेकिन बजट है, मान लो इंपॉर्टेंट पैसा खर्च होना है, तो आप थोड़ी बैठे रहोगे कि चलो इस साल नहीं तो अगले साल। जनता ने आपको चुन के भेजा है, इसलिए भाई जल्दी जल्दी काम करो, आगे बढ़ो। आप लटके हुए दूसरे हाउस की वजह से, तो वो ऑप्शन ही उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसीजर आगे समझ में। यस, ठीक है ना। सिंपल आपको याद रखना है, पढ़ते चले आना है। एक दो बार इसको पढ़ोगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कहीं यही सब चीज बच्चों वाली पूछी जाती है एग्जाम में, यही सब में लोग कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ आता है कहाँ नहीं आता। ये कोई सवाल है? कुछ नहीं, टाइम पास है ये, राइट। तो यहाँ पे पॉलिटी बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, कि अब ये मनी बिल होता क्या है। हम बोल रहे हैं ऑर्डिनरी बिल, हम बोल रहे हैं मनी बिल, तो मनी बिल में क्या आएगा? किसको हम बोलेंगे मनी बिल, राइट। तो वो समझते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको साफ साफ बता रखा है, ठीक है ना। और ये भी आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है? ये डिफाइन करता है कि मनी बिल क्या होता है, मनी बिल में क्या क्या आएगा। सो इट डिफाइंस मनी बिल, दैट व्हाट कंस्टिट्यूट ए मनी बिल, किसको हम बोलेंगे मनी बिल, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीजें हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बाकी बुक्स वगैरह में आपके लिखा हुआ है। ऐसा बिल जो टैक्सेस से संबंधित, जिसमें टैक्स का लेन देन, टैक्स से संबंधित, कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स बढ़ेगा, क्या होगा, वो सब इसमें है। क्योंकि आप एक चीज याद रखो, बिना लॉ के कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ये चीज हमेशा आप याद रखना। कोई भी टैक्स जनता से लेना है, कोई भी टैक्स लगाना है, उसके लिए क्या होगा? आपका पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। जैसे आप देखते हो जब भी बजट आता है तो उसमें टैक्स स्लैब जो होता है वो आता है, सरकार टैक्स लाती है कि अब इतना टैक्स होगा आम आदमी, या 5 लाख से कम इनकम वाले पे कोई टैक्स नहीं, जीएसटी इतना, ये इतना, हम ये चीज लेके आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, ठीक है। बिना लॉ के आप किसी से भी टैक्स वसूली, टैक्स अगर आप बिना लॉ के वसूल कर रहे हो तो क्या मानेगा? इलीगल। जैसे आप देखते हो हर साल क्या आता है? इनकम टैक्स एक्ट, है ना, इनकम टैक्स आईटी एक्ट। किसी को पकड़ा भी जाता है, किसके तहत पकड़ा जाता है? आईटी एक्ट के तहत। और वो आईटी एक्ट किसने पास किया? पार्लियामेंट। तो ये बेसिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं खाली यही हमें पढ़ना है बस। तो ओवरव्यू, तो टैक्सेस से संबंधित जो भी चीजें हैं, राइट, वो आपके किसमें कवर होती है? मनी बिल में। क्योंकि आप पैसा सरकार का किससे आता है? टैक्सेस से, है ना। जैसे आपकी मान लो इनकम आए, है ना, तो फादर की इनकम मान लो कहीं जॉब करके आ रही है, किसी का बिजनेस करके प्रॉफिट आ रहा है, तो उसकी इनकम वहां से आ रही है, सरकार की भी तो इनकम होनी है। तो सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स। मैक्सिमम जो सरकार के पास पैसा आता है किससे आता है? टैक्स से। फिर आप पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, दुनिया के टैक्स है, उसमें उसमें हमें नहीं जाना है, वो सब आपके इकोनॉमिक से पार्ट है। इसके अलावा टैक्स तो हो गया आपकी इनकम, इसके अलावा सरकार बहुत सारी उधारी भी लेती है, बोरोइंग, है ना। तो भारत सरकार की जितनी भी बोरोइंग है, राइट, तो बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई बिल जिसमें आपकी बोरोइंग, उधारी शामिल है, उधार, बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। भारत सरकार ने जो भी पैसा उठा रखा है मार्केट से, बाहर से, जो भी बोरोइंग्स है, या इसके अलावा कोई भी ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस ऑफ द यूनियन, ठीक है ना, वो सब इसी में आएगा।
राइट। ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में एक चीज ऐड करना, फाइनेंशियल, यानी तो आप भूल जाओगे यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पैसे की हो रही है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पढ़ोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल कि आपको उतना याद नहीं रखना है ना, सिंपल लैंग्वेज याद रखो कि क्या क्या होता है। इसके अलावा आपके जो फंड्स हैं, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड एक्सपेंडिचर, राइट। तो एक्सपेंडिचर आउट ऑफ, जैसे मैंने कहा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेन देन, तो एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा फंड ये है, सबसे ज्यादा सारा पैसा इसमें आता है, ऑलमोस्ट सारा पैसा इसी से आता है, टैक्स का पैसा इसी में आएगा, इसी से जाएगा, जितने लोगों की तनख्वाह होती है इसी से बनती है, जजेस की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, इसी से उनके खर्चे चलते हैं, इसी में पैसा आता है, इसी से जाता है, मेन फंड यही है, ठीक है ना। इसके अलावा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका भी इसमें रहता है, तो इमरजेंसी फंड है मान लो, उसमें अगर लेन देन है तो वो भी इसी से कवर होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया खर्चा, एक्सपेंडिचर, उसमें पैसा आना भी चाहिए, राइट। तो इस पे मान लो आप कोई ऐसा कोई खर्चा लगाते हो कि भाई ये भी इसी से होगा, तो उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आउट ऑफ दिस, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। तो एक्सपेंडिचर भी आपके कई तरह के एक्सपेंडिचर आगे देखेंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर, एप्रोप्रिएशन, ऐसे खर्चे जो हम इस पे लगा देते हैं कि ये भी इसी से खर्चा होगा। एक तो होता है जो आपको करने ही करने हैं, है ना, जो फिक्स हैं, एक जो आपको और करने पड़ सकते हैं एक्स्ट्रा खर्चे, जो हमें नहीं पता कल होंगे नहीं होंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम इसी से खर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन दिस, डिक्लेयर एनी एक्सपेंडिचर एज चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अभी आप बस इनके पॉइंट्स याद रखें, ठीक है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रखे तो हमें भी इनको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा खर्चे की बात हो गई, अब आने की रिसिप्ट ऑफ मनी, रिसिप्ट ऑफ मनी और रिसिप्ट ऑफ फंड कहां पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई, एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक और अकाउंट होता है हमारा पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट, राइट। तो इन दोनों में कि क्या क्या मनी आएगा, रिसिप्ट ऑफ मनी, रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट, जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द अबव पॉइंट्स, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है। आप देखते हो कई बार सरकार क्या करती है, पब्लिक अकाउंट में एक आइडिया में दे दूं आपको, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक अकाउंट क्या होता है बेसिकली, जैसे आप देखते हो कि सरकारी कोई पीएसयू है, उसको सरकार क्या करे, डिस इन्वेस्टमेंट कर दे, उसमें अपने शेयर बेच दे, राइट। तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, पब्लिक अकाउंट में। ऐसे आप देखते हो कई बार गवर्नमेंट और भी जैसे मान लो एयर इंडिया को बेच दिया टाटा को, ठीक है ना, तो क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन, राइट। उसका जो पैसा है इसमें चला जाएगा, तो मीन्स पब्लिक का अकाउंट है वो, मीन्स जिसमें सरकार अपना लेन देन करती रहती है, ठीक है ना। वो एक्स्ट्रा क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये टैक्स क्या होता है आपका, परमानेंट रेवेन्यू, आपकी मेन इनकम क्या है, मेन इनकम। इसके अलावा मान लो आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे पैसा आ गया, कहीं कुछ वो तो अलग से हो गया, वो रेगुलर थोड़ी है ना। मान लो आपने कहीं थोड़ा बहुत सोना खरीद लिया, उससे पैसा बना लिया, तो वो रेगुलर थोड़ी है, बट इनकम रेगुलर है, हर एक तारीख को जो आपकी तनख्वाह आती है, इतनी मेरी फिक्स तनख्वाह है ना। ऐसी सरकार की भी क्या फिक्स तनख्वाह है, इतना टैक्स हमें आना ही आना है, या इतना टैक्स हमको लेना ही लेना है ना। तो वो रेगुलर इनकम जो रेगुलर है, राइट। बाकी सब चीजें एक्स्ट्रा में कि कोई और मान लो आ गया किसी, जैसे मान लो अभी आरबीआई ने पैसा दिया मान लो, ठीक है, तो वो कोई इनकम थोड़ी सरकार की, डिविडेंड है वो, डिविडेंड, राइट। इसके अलावा बहुत से देश जिनको हम लोन देते हैं, बहुत से पड़ोसियों को, मान लो हमने बांग्लादेश को लोन दे दिया, भूटान को दे दिया,
तो कल को वो क्या करेगा, ब्याज देगा ना, इंटरेस्ट, वो सब इसी में आता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हालांकि इकोनॉमिक्स की चीजें, नॉट अबाउट पॉलिटी, राइट। अच्छा, ये तो हो गया आपका वैसे। अब इसमें एक दो चीजें याद रखनी है हमें एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन कि मान लो अगर कोई बिल है एंड द बिल इम्पोजेस फाइन और फीस, तो ऐसे बिल को क्या बोलेंगे, मींस नॉट कंसीडर्ड एज मनी बिल। तो ऐसा कोई बिल जिसमें पैसे का लेन देन तो है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, फाइन, या आपने फाइन भरा या आपने फीस भरी, तो वो मनी बिल नहीं कहलाएगा। तो इसका रीजन क्या है, अभी मैंने हालांकि आपको बता दिया। अब लेट मी सी कि आप लोगों ने वो चीज पकड़ी कि नहीं पकड़ी, या इसमें लॉजिक लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। तो इसको हम मनी बिल क्यों नहीं मान रहे, जबकि लेन देन तो यहाँ भी हो रहा है, पैसा तो आ रहा है हमारे पास। फिर इसको हम क्यों नहीं बोल रहे मनी बिल, जबकि यहाँ तो हम बोले थे मनी बिल है, पैसा आ रहा है आपके पास, ये सब उधारी का पैसा, टैक्स का पैसा, इसको तो हम मनी बिल में डाल रहे हैं। लेकिन फाइन का पैसा, फीस का पैसा मनी बिल में क्यों नहीं डाल रहे हैं, जब ये सब चीज आपको लक्ष्मीकांत द्वारा कहीं पे नहीं मिलेगी, या आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसे। अभी लोकल गवर्नमेंट का अलग पॉइंट है, तो लोकल गवर्नमेंट की बात ही नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था, हाँ हाँ, रेगुलर नहीं है। तो मनी बिल में रेगुलर चीजें शामिल होती है, जो आपकी इनकम का पार्ट होती है। मैंने कहा ना, जो इनकम, फाइन हम कब लगाते हैं, जब आप गलती करते हो। ये थोड़ी मैं फाइन के भरोसे ही बैठा हूँ। अगर पुलिस चालान काट रही है तो चालान को इनकम थोड़ी है उनकी, चालान तो इसलिए कि तुम रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। जबकि इनकम क्या है, वो लेनी ही लेनी है। तुम जैसे ही प्रॉफिट कमाओ, मैं पैसा तुरंत लूंगा तुमसे। या तुम्हारे पास इनकम आ रही है, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स। उसमें ऑप्शन है क्या इनकम टैक्स में कि नहीं, मैं तो गाड़ी से इनकम टैक्स को ले रहा हूँ मुझसे भाई, मैं तो कोई नियम नहीं तोड़ा। तो फाइन क्या है कि वो पेनल्टी एक तरीके की। जैसे मान लो आप कॉलेज में लेट फीस भरते हो, टाइम से भरोगे तो क्यों लगेगी लेट फीस, या फाइन क्यों लगेगा, होता है ना। या आप कोई भी चीज ले रहे हो बैंक में, मान लो कुछ भी पेनल्टी पड़ती है, पेनल्टी तो इसलिए कि आपने कोई चीज गलती की, वो इनकम थोड़ी है मेरी कोई ना। आप करोगे ही नहीं तो मैं कोई फाइन लगाऊंगा ही नहीं, बात खत्म। तो एक्स्ट्रा में है, राइट। टैक्स और फीस क्या होती है, फीस क्यों रेगुलर इनकम नहीं है, कि फीस हम कब लेते हैं, जब हम कोई चीज बदले में प्रदान करते हैं। जैसे मान लो ट्यूशन फीस, आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में आपका जब वो आती है आपकी जो फीस की पूरी डिटेल, उसमें क्या एक चीज लिखा होता है, ट्यूशन फीस, मैथ्स फीस, हॉस्टल फीस। तो बदले में वो आपको सुविधा दे रहा है। लेकिन मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं तो उसका मेरे लिए थोड़ी लोड बन रही है अकेले के लिए, वो सबके लिए बन रही है। लेकिन मेस में आप रह रहे हो तो आपको खाना मिल रहा है ना, तो बदले में आप कुछ ले रहे हो। फीस का मतलब ये होता है, ये ट्यूशन फीस, कि आपको क्लास में बैठकर ट्यूशन दिया जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स क्या है, वो लिया सबसे जा रहा है, लेकिन जरूरी मेरे ऊपर ही खर्च हो। हो सकता है पैसा यहाँ से लेके वो किसी गांव में खर्च हो रहा हो, या पैसा अमीर से लेके गरीब पे खर्च हो रहा हो, तो वो सरकार की मर्जी है कि कहाँ खर्च करे टैक्स को, है ना। तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते टैक्स मुझसे ले रहे हो, खर्चा कहीं और कर रहे हो। वो सरकार के ऊपर है। जैसे बादल क्या करते हैं, पानी यहाँ से उठाते हैं, बारिश कहीं और करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसी सरकार के ऊपर है, राइट। बट फीस में क्या होता है, आप जो चीजें आप देखते हो कहीं भी रेस्टोरेंट जाते हो, वहां पे सर्विस चार्ज लेते हैं, राइट, सर्विस फीस, क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो। पार्किंग फीस, तो पार्किंग, आपकी गाड़ी वहां खड़ी है, आप मत खड़ी करो, नहीं होगा। लेकिन टैक्स का क्या है, देना है, चाहे हम खर्च कहीं पे भी करें। टैक्स यूपी से आ रहा है, खर्च हो सकता है हरियाणा में हो जाए, टैक्स हाउस से आ रहा है, हो सकता है यूपी में खर्च हो जाए, वो आपकी कोई, वो सरकार की अपनी मर्जी है ना, कहाँ पे क्या करना है, तो वो अलग चीज हो जाए। तो ये अंतर समझनी होती है, ये क्या होता है, कंसेप्ट होता है। तो इसलिए एक्सेप्शन कुछ अलग नहीं है। तो ऐसा कोई बिल, क्योंकि ये एग्जैक्ट मनी नहीं है सरकार का, ये मनी बिल की डेफिनेशन नहीं है ना, तो ये एक्स्ट्रा वाली चीजें हैं जो रेगुलर नहीं है। और ये हम बदले, जैसे आप कहीं भी आते हो, मान लो कोई टूरिस्ट प्लेस पे भी, वहां भी फीस ली जाती है। मैंने फंडामेंटल राइट में पढ़ाया था कि रिलीजियस
राइट को आपको एंजॉय करने में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये पढ़ा था हमने कि कोई भी इंसान रिलीजन को फॉलो करने में बढ़ाने टैक्स नहीं देगा या उसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन फीस देने के लिए हम फीस ले सकते हैं। क्यों? टॉयलेट मेंटेन कर रहे हैं हम, है ना। जैसे मान लो आपके लिए हम कहीं मान लो कोई आप ये रोप वे से जा रहे हो, मान लो आप किसी यात्रा पे ना, जो आपका रोप वे होता है, और कोई सुविधा दे दी, मान लो आपको यात्री को रुकने की व्यवस्था की हमने, मान लो, तो वो तो लेंगे ही भाई, आपके लिए हम बदले में कुछ कर रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि हाँ मंदिर जा रहे हो या कहीं जा रहे हो टैक्स देना पड़ेगा, वो सब नहीं है। जाओ आप, है ना, सुविधा के पैसे लिए जा रहे हैं आपसे, तो वो चीज है। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई ऐसा बिल है जो लोकल लेवल पर पैसा इकट्ठा करता है, राइट, कोई मान लो आपने मनी लिया, एक तो टैक्स, आप ये जो टैक्स मैंने एग्जांपल अभी क्या दिया कि टैक्स यहाँ पे सरकार कहीं से भी लेती है आपसे और कहीं भी खर्च करती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ हरियाणा गुड़गांव से टैक्स इतना आ रहा है कॉर्पोरेट, सारा गुड़गांव में खर्च होगा, बाकी हरियाणा में खर्च हो सकता है। और हरियाणा सरकार क्या कर रही है, गुड़गांव से अच्छा टैक्स आता है, लेकिन जरूरी पूरा गुड़गांव में खर्च हो, वो सोनीपत में खर्च कर सकते हैं, पानीपत में खर्च करते हैं, उनकी मर्जी है, राइट। ऐसी मान लो यूपी है, यूपी में मान लो सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से आता है, नोएडा से आता है मान लो, लेकिन खर्चा मान लो हो सकता है ईस्ट यूपी में हो जाए, तो उनकी मर्जी है। लेकिन एक आपका लोकल टैक्स है, मान लो जो आपके टैक्सेस में, कि अगर आपका लोकल टैक्स लिया जाता है फॉर लोकल पर्पस, फॉर लोकल पर्पस, तो ऐसा बिल भी, ऐसा कोई टैक्स भी मनी बिल में नहीं आएगा, राइट। ऐसा कोई बिल आपका मीन्स ऐसा कोई भी मनी बिल में, क्योंकि वो लोकल पर्पस के लिए है, जबकि टैक्स नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि वो कहीं भी खर्च हो, ठीक है ना। तो लोकल पर्पस के लिए लोकल लेवल पे हो रहा है, तो मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि भारत सरकार उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकती है, तो वहां पे क्या बंधी हुई है, इसको भी मनी बिल नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? तो ये चीज क्या है आपका मनी बिल को लेकर, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो मान लो एमसीडी ने कोई टैक्स लगाया, तो एमसीडी का टैक्स है वो, लोकल लेवल का टैक्स है वो। मान लो गुरुग्राम में एमसीडी ने टैक्स लगाया, तो गुरुग्राम का ही है, गुरुग्राम में ही रहेगा, वो यही खर्च होगा, वो ये नहीं है कि एमसीडी गुरुग्राम ने दे दिया किसी और एमसीडी को, ऐसा नहीं है। बट बाकी टैक्स में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कहीं भी किसी पर्पसली यूज हो सकता है, तो वो आएगा मनी बिल। तो ये आपको जानना है मनी बिल में क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज क्या है इसमें, कोई बिल मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करता है, स्पीकर, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है हमें, राइट। ए बिल is a money bill is decided by speaker, ठीक है ना। तो स्पीकर सर्टिफाई करते हैं, जब बिल आता है तो बिल के ऊपर स्पीकर लिखते हैं, बताते हैं कि दिस बिल इज, जैसे मान लो आप मेंबर्स हो, अब क्लास में रोज बिल आ रहे हैं, मान लो आपको कैसे पता चलेगा बिल कौन सा बिल है, तो ऊपर ही लिख दिया जाता है, और स्पीकर देखेंगे पढ़ के अंदर ये जो हमने जितने पॉइंट्स देखे, तो स्पीकर लगेगा हाँ ये इनसे संबंधित है, इसी से, है ना, तो वो लिख देगा हाँ ये मनी बिल है, ठीक है ना। तो इसी को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी पास्ट में, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग भी है कि क्या स्पीकर अपनी मनी बिल वाली पावर उसका मिसयूज कर सकता है नहीं कर सकता, या इसको चैलेंज किया सकता है नहीं। फिर क्या हुआ था कि जो आपका जब 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट एनडीए, क्योंकि इस समय क्या था, राज्यसभा में बीजेपी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में थी, ठीक है ना, माइनॉरिटी यहाँ पे एनडीए के पास क्या था, बहुमत नहीं था। लोकसभा में तो था, वहां तो उनके पास था अच्छा 310, राइट, बट यहाँ नहीं था। और आपको पता है कोई भी बिल पास करने के दोनों हाउस चाहिए, ठीक है ना। बट मनी बिल में भी हमने देखा कि मनी बिल में राज्यसभा के पास क्या है, कोई पावर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि बिल को मनी बिल बना दिया। कौन से बिल को, जिसमें एक्सक्लूसिवली ये नहीं था, मतलब अब मान लो ये होता ना नियत वाली बात, कि मान लो एक आपका बिल है, उसमें 100 में से सिर्फ 5% बातें इससे रिलेटेड हैं, बाकी 95% बातें क्या है, अदर। तो क्या इसको हमें मनी बिल बोलना चाहिए कायदे में? नहीं, हमें पता है कि बस थोड़ी सी एक छू के निकल के कहीं से आप बोलते मनी बिल, अभी मेजोरिटी होनी चाहिए ना, मैक्सिमम नहीं। तो उन्होंने क्या किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, राइट, आपका बिल जो था आपका, हाँ, ट्राइब्यूनल को लेके, ट्राइब्यूनल्स को,
तो ट्राइब्यूनल का काम है डिसीजन में ना, ट्राइब्यूनल का रीस्ट्रक्चरिंग। तो एक बिल लेके आई थी सरकार ट्राइब्यूनल को रीस्ट्रक्चर करना, रिफॉर्म करना। तो ट्राइब्यूनल में आप क्या बताओगे, ट्राइब्यूनल का स्ट्रक्चर, उनकी पावर, इसमें मनी बिल कहाँ से आ गया? तो उन्होंने बस क्या कर दिया, एक जगह लिख दिया कि इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च होगा, बस एक लाइन के चक्कर में उसको क्या बता दिया, मनी बिल बता दिया। तो ये क्या हो गया, मिसयूज हो गया। तो ऐसे और भी बिल थे, ऐसे आधार बिल था, उसको भी मनी बिल बना दिया। तो ये क्या है कि आप पावर का मिसयूज कर रहे हो, आप उसको जबरदस्ती सुरक्षा कवच दे रहे हो कि राज्यसभा कुछ कर ही नहीं पाएगी, राइट। तो ये मामला कहाँ पे गया, कोर्ट में। भी कोर्ट ने इसमें कोई फैसला नहीं लिया, राइट। तो ये क्योंकि उस समय यहाँ पे क्या थी, गवर्नमेंट की माइनॉरिटी, गवर्नमेंट को पता था हम बिल नहीं पास करा सकते तो मनी बिल बना देते इसको, और स्पीकर ने क्या कर दिया, हाँ मनी बिल है। तो स्पीकर ने क्या किया, अपनी पावर का थोड़ा सा मिसयूज किया। तो ये मामला भी कोर्ट में था, आप नेट पर पढ़ भी सकते हो। तो कुल मिला के ये कंट्रोवर्सी में था उसमें, राइट, कि मनी बिल की पावर जो है स्पीकर ही डिसाइड करने वाली, क्या इसको चेक कर सकते हैं। फिर कोर्ट ने कोई खास फैसला उस पर नहीं दिया, कोर्ट ने कहा जाने दो मोदी सरकार, राइट, चलने दो, राइट। तो ये कोर्ट भी है। तो ये हो गया आपका मनी बिल डिसाइड बाय द स्पीकर, ठीक है। और इसमें कुछ, हाँ दूसरा एक पॉइंट और इसमें नोट कर लेना, या इसको आप यहां भी कर सकते हो। कोई भी आपका मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, वो किसके रिकमेंडेशन से आता है, प्रेसिडेंट की, ये याद रखना। यहाँ पे आप नोट करके लिख लो, इंट्रोड्यूस्ड on the recommendation of the president। ठीक है ना। और आपको याद होगा वीटो पावर जो मैंने बताई थी वहां पे प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, सस्पेंसिव वीटो। बट क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद इसको रिकमेंड किया है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक। प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या सस्पेंसिव वीटो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आपने कहा बिल लेके आओ, और आप ही बोलो यार बिल को दोबारा देख लो, तो आपने फिर क्यों बोला लेके आओ, सीधी बात है। प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक, तो इसके नीचे आप एक लाइन लो, देयरफॉर प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होती है, ठीक है ना। तो रिटर्न नहीं कर सकते, राइट, सस्पेंसिव वीटो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लॉजिक ये है। बिल आएगा ही हाउस में रिकमेंडेशन के बाद, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे कि बिल लेके आओ, तभी वो लोकसभा में आएगा। हाँ, तो उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही आएगा वो हाउस में। लाता कौन है, मिनिस्टर लेके आएगी, सरकार का बिल है सरकार लेके आएगी। मान लो बजट है, ऐसे बजट भी क्या है, टाइप ऑफ मनी बिल, लेकिन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट रखती है। तभी आप देखो दही खिला के भेजते, मान लो जो सी है निर्मला सीतारमन दिखाती है, वो वही सब पार्ट है, राइट। फिर स्पीकर सर्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई मनी बिल है। इसलिए कर रहे थे बाकी मेंबर को पता चल जाए मनी बिल है, ठीक है ना, इसलिए। बाकी ये है, अब नेक्स्ट बजट के बाद थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी प्रोसेस मैं आपको कल बताऊंगा कि बिल कैसे आता है, कैसे क्या होता है, बट इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका मनी बिल। मनी बिल में किसी को डाउट है, पहले ये बताओ, सिंपल समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको रिवाइज करना है ना, प्रोसेस। फिर देखो हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहे हैं कि हमें हर चीज पता होनी चाहिए कि प्रोसीजर क्या है, उसका कंटेंट क्या है। और ये हर एक चीज जितना मैंने बोर्ड पे ये काम किया, ये अपने आप में एक एमसीक्यू है ये एग्जाम का। हर एक वर्ड अपने आप में क्या है, इससे मैं क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे लिख रहा हूँ। किताबों में क्या आप लाइन पढ़ते हो सब खो जाता है, फिर आप अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो, किताब को रंग बिरंगा कर देते हो, फिर भी सवाल गलत हो जाता है ना। कोई किताब पेंट कर देते हो, राइट। कुछ पेंट नहीं करना, ये इसको ढंग से तमीज से सीख लो, समझ लो कि कैसे कैसे क्या है। ये अपने आप में क्या है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके आंसर है। इसलिए नोट्स खाली पढ़ लो, कुछ बाहर से नहीं आना है।
जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सब मैं आपको विद लॉजिक समझा रहा हूँ। रश्मिकांत में सब लॉजिक नहीं है, बुक्स में सब लॉजिक आपको नहीं मिले। बुक में पॉइंट्स हैं, एक आध जगह एक्सप्लेन कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज नहीं। और वहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसके बाद ही तो खेल शुरू होता है अप्लाई करने वाला दिमाग। और इसलिए मैं आपको एक एक चीज छान छान के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि ये सारे क्या है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप देखो लास्ट टाइम भी पेपर कल डिस्कस किया कि सब क्लास ही फंस जाएगा तमीज से पढ़ोगे तो, क्वालिटी आपकी कहीं बाहर से नहीं आनी है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम यहाँ से आनी। एक आध कोई वर्ड टर्म आ जाए उसके पेपर पढ़ लो। अभी भी 80 to 90 एक क्वेश्चन जो हिस्ट्री में था मैंने कल डिस्कस नहीं किया, हिस्ट्री में आप कर लेते हो जो आपका कमल अवार्ड को लेके था, है ना, तो वो सब पढ़ाए हुए मैंने, हिस्ट्री एंड ओपनिंग उस पर क्वेश्चन फिर आया हुआ है, ठीक है ना, कि 1919 मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म ने क्या कर रखा है ना, मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पॉइंट इज जो भी क्लास में बताया जा रहा है वो आपको टू द पॉइंट पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है, और उसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा कल बता रहा था वो चीज करनी है। चलो जल्दी से 2 मिनट ये देख लेते हैं, उसका वो हिस्ट्री में आ जाएगा, उससे जो कनेक्टेड, हालांकि वो भी सही है, सारी सही है उससे कनेक्टेड। हाँ वो क्या कहते हैं आगे की नींव रखी थी उसने, जब क्या कहते हैं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अम्बेडकर जी गए थे, तो उससे रिलेटेड था, राइट। तो वो भी उसका कनेक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो यही तो है ना कि आप एक एक करके सबको क्या देते आ रहे हो, सेपरेट इलेक्टोरेट देते आ रहे हो। तो जाहिर इसी तो गांधी जी बैठे थे भूख हड़ताल पे, पूना पैक्ट जब हुआ था अम्बेडकर जी और गांधी जी में, राइट। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 112। तो देखिए आर्टिकल 112 112 किससे रिलेटेड है आपका, बजट से। बट बजट एज अ टर्म कहीं पर भी नहीं लिखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ भाई मनीष, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, आयल, पंक्ति नहीं, सोचो भाई तरुण। वार्षिक ठीक है, वित्तीय ठीक है, कथन, कथन हो सकता है, देखिए कथन अच्छा ही लग रहा सुनने में। मैं एक मिनट देखता हूँ, रुको, यहाँ मुझे कहीं मिल जाए तो। क्या लिखा, विवरण, हाँ विवरण होगा, चलो हाँ ठीक है। तो इसके बारे में मैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि इस आर्टिकल में क्या है। देखिए तो बजट की डेफिनेशन इसमें बताई गई है कि बजट होता क्या है। जैसे मैंने कहा ना, बजट का मेंशन कहीं नहीं है, बजट एज अ वर्ड कहीं संविधान में नहीं है, बट हम इसको यूज करते आ रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न में, राइट, बजट आप देखो तो फ्रेंच वगैरह यूज करते हैं इसको, बाकी लोग यूज करते हैं, तो वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया। एक कॉमन पब्लिक में ये फेमस है ना, इसलिए। बट होता क्या है, क्योंकि हम ये स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे आप देखते हो बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, कई बार आप कुछ लेन देन करते हो या कहीं आपको कोई खाता खुलवाना है या कुछ, तो आप आदमी क्या मांगता है प्रूफ में, बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। उसमें क्या होता है बैंक स्टेटमेंट में, बताओ, ट्रांजेक्शन, किस चीज ट्रांजेक्शन, लेन देन, सिंपल लेन देन होता है ना, भाई खाता, भाई खाता क्या होता है, लेन देन ही होता है। ऐसे ये भी लेन देन है, किसका, सरकार का ना सर। तो ये क्या है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, किसका विवरण होता है, ये स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट आया क्या, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर और गया क्या, है ना।
तो आप जब देखते हो अपना कोई भी यूपीआई भी करते हो आप, तो आपसे दिखाता है कि कितना आपको आया कितना गया, राइट। फॉर अ ईयर, क्योंकि क्या है, एनुअल है, तो फॉर अ गिवन ईयर, फॉर अ ईयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका पहली चीज आपके संविधान में लिखी हुई है कि ये होता क्या है, ये डिफाइन। दूसरा क्या है कि ये किसके कहने पे आता है, प्रेसिडेंट के कहने पे, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है और ध्यान से सुनना समझना, प्रेसिडेंट शैल कॉज, तो यहाँ पे वर्ड है कॉज, प्रेसिडेंट शैल कॉज, इसके पीछे का कारण क्या है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वो कारक है, वो कारण है जो इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करवाते हैं, लेट डाउन करते हैं किसी सामने, पार्लियामेंट के। सो प्रेसिडेंट शैल कॉज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड डाउन, ये उसके समक्ष रखें, टू बी लेड डाउन, कहा, किसके सामने रखना है, पार्लियामेंट के समक्ष, टू बी लेड डाउन बिफोर पार्लियामेंट। तो ये बट यहां पे आप देखो संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको लेके आएंगे, बट लाता कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। बट फाइनेंस मिनिस्टर किसके बिहाफ पे करते हैं, प्रेसिडेंट के, राइट। तो बट संविधान किसको बोलता है ये चीज, प्रेसिडेंट। अच्छा प्रेसिडेंट को क्यों बोल रहा है संविधान, इसका रीजन कोई मुझे बताएगा, प्रेसिडेंट को क्यों बोल रहा है, लगाओ दिमाग। ये सब चीज आपको यही क्लास में मिलेंगी, 10वीं क्लास में नहीं मिलेगी, है ना। लगाओ कॉन्सेप्ट, क्या सीखा, प्रेसिडेंट को ही क्यों बोल रहा है संविधान, हाँ एग्जीक्यूटिव हेड है, सरकार उसके नाम पे चल रही है, खर्चा उसके नाम पे हो रहा है ना, तो इसलिए उसको दी गई है ना। है ना कि पैसा खर्च करना किसके हाथ में, एग्जीक्यूटिव के हाथ में। क्या जुडिशरी खर्च कर रही है पैसा, नहीं। पार्लियामेंट कर रहा है क्या, नहीं। कौन कर रहा है, सरकार। सरकार बताएगी ना, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा खर्च करेंगे, हम यहाँ करेंगे वहां करेंगे, हिसाब तो इससे मांगा जाएगा ना, तो मुखिया है वो। और कॉज के नाम पे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके बस समझने के लिए, कॉज का मतलब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसलिए देखो कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझनी। तो ये तो मैंने अलग से लिखा ना, ये किस कॉज की वजह से ये आता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि जो आपका एक्सपेंडिचर होगा, तो एक्सपेंडिचर में एक लाइन लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कि जो आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, और अभी हमने मनी बिल में भी देखा था, एक्सपेंडिचर जो होगा आपका, इसका जो विवरण होगा, एक्सपेंडिचर आप डिटेल शेयर करोगे, उसमें आप सेपरेटली बताओगे, एक्सपेंडिचर में मेंशन सेपरेटली कि कौन सा चार्ज्ड है, कौन सा नॉन चार्ज्ड है, कौन सा चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है और कौन सा नॉन चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है। ये संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस बजट में जब आप एक्सपेंडिचर बताओगे तो आप उसमें सेपरेटली बताओगे, दीज आर चार्ज एक्सपेंडिचर एंड दीज आर नॉन चार्ज। अच्छा इसके पीछे वजह क्या है, हालांकि ये लिखा नहीं है लेकिन वजह सिंपल है, आगे हम देखेंगे कल की क्लास में कि जो आपका चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उस पर वोटिंग नहीं होती। अगर आप मिक्स कर दोगे तो पता कैसे चलेगा हाउस में सांसदों को कैसे वोटिंग करनी है कि नहीं करनी है, मिक्स हो जाएगा ना, तो पहले से पता रहेगा दिस इज चार्ज एक्सपेंडिचर। अच्छा खाली डिस्कस करना है, वोटिंग नहीं करनी है। नॉन चार्ज में वोटिंग भी होगी कि देना है कि नहीं देना है, वो चीज तो कल मैं आपको और बताऊंगा। तो उसका मकसद ये है, तो हालांकि उन्होंने फिल्टर कर रखा है बट मैंने आपको हर एक चीज का रीजन दे रखा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो एक चीज जो इसके अलावा समझने वाली है, प्रैक्टिकल होता क्या है, यहाँ तो हमने लिखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें एक साल का क्या होता है आपका लेखा जोखा, एक्सपेंडिचर ऑफ रिसिप्ट का। जनरली बजट में आपका जो बजट आता है 3 साल का आता है, करेंट, एस्टिमेट और प्रीवियस। तो अगर आप देखते हो बजट जनरली जो आपका होता है बजट में आपके कई सारे स्टेटमेंट आते हैं। एक्चुअली बजट में मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं बट बजट में खाली 1 साल का लेखा जोखा नहीं होता। जो आपका साल अभी आपका
बजट कौन सा आया था 26-27, और आपको पता है आपका ईयर कब से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। तो देखो ये क्या है आपका एस्टीमेट कि इस साल हम इतना कमाएंगे और इतना खर्च करेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो करंट में चल रहा है, करंट कि जब बजट आता है तो ये फरवरी में आता है, फरवरी की बात हो रही है, अभी मई की बात नहीं हो रही है। करंट में क्या होता है 2025-26, क्योंकि अभी 26 खत्म नहीं हुआ है जब बजट आ रहा है, क्योंकि आप बजट कब ला रहे हो फरवरी में। तो करंट, और उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज्ड। तो आपने अभी आपने जो एस्टीमेट किया तो रिवाइज होता है जब आपके पास एक्चुअल डेटा है। तो अभी तो डेटा आया ही नहीं है, ये तो भविष्य की बात है, ये चल रहा है, इसमें एडजस्टमेंट होता है। रिवाइज में क्या है जिसको बोलते हैं एक्चुअल एस्टीमेट। अब ये क्या है, एक सवाल पीछे 2024-25, क्योंकि 2024-25 जा चुका है, इसका डेटा आपका आ चुका है। तो यहाँ पे आप इसको करंट में रिवाइज, इधर भी आ जाता है आपका रिवाइज्ड, और इसको आप बोल सकते हो एक्चुअल। एक्चुअल क्या हुआ, तो आप इसकी भी कंडीशन रखते हो कि उस साल का एक्चुअल हमारे पास डेटा आ चुका है, राइट। तो करंट जो चल रहा है ये एस्टीमेट है फ्यूचर के, और ये रिवाइज्ड एक्चुअल। फिर इससे आपने करेक्शन किया कि मान लो उस साल जब मांगा गया था तो ये हुआ था, एक्चुअल में ये हुआ है। तो अब आपके पास आ चुका है ना कि आप किसमें हो 25-26 में, ये आपसे पिछला वाला जो बीत गया साल, अब आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ चुकी है सामने कि उस साल हमने कितना मांगा था और एक्चुअल में खर्च कितना हुआ। हमने ये टारगेट सेट किया था, एक्चुअली अचीव कितना हुआ, अभी ये हम कर रहे हैं। तो इसका भी डेटा भी आना बाकी होगा, तो अभी तो हम फरवरी में चलो, ये कब तक खत्म होगा अप्रैल तक, है ना। और ये भी शुरू होना बाकी है। ये सब मैं आपको कब बता रहा हूँ, जब बजट आता है। बजट आता कब है आपका 1 फरवरी, ये तब की बात हो रही है। 1 फरवरी में खड़े हो गए, आप किसके बारे में सोच रहे हो, आने वाले साल की, जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हो, और जो जा चुका है उसकी बात कर रहे हो। बात समझ आ गई, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बजट का है आपका, बाकी चीज मैं आपको कल बताऊंगा, बाकी सब एक बार इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना, है ना। तो हालांकि जब मैं इसको प्रोसीजर बताऊंगा तो कल हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी बिल कैसे आता है, मनी बिल वगैरह, और फाइनेंस बिल, है ना, ये सब चीजें। तो आपकी जो मेन चीजें वो तो मैंने कवर कर दी, एक आध छोटी मोटी बच्चों वाली चीजें वो हम कल कवर कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कल पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे आपका जुडिशरी वाला पार्ट। जुडिशरी पहले स्टेट खत्म कर देंगे जल्दी से, ठीक है ना। स्टेट बहुत कम बचेगा, इसके बाद गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसके पहले वाले सेम सिस्टम है वहां पे भी, राइट। तो आपका फिर बहुत ज्यादा चीजें नहीं बचेंगी।